हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं बियॉन्ड एनी इक्वेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो था क्लास 10 बोर्ड के लिए, जिसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का जो सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन सी का डिस्कशन किया था। आज हम उसके आगे के सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सेक्शन डी को भी इंक्लूड करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, वीडियो आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जेई से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा, मैथमेटिक्स का, और आपके जो ओलंपियाड से लाइक एनएमटीसी, आईआईपीएम वगैरह के, उनके भी यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे। और साथ के साथ हर एक लेक्चर का आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में से। ठीक है, चलिए तो आज आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं सेक्शन डी। क्लास 10 बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन डी में। देखो, यहाँ क्या दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्या दे रखा है। इसमें आपको ये दे रखा है, अ लेडर सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री टू द ग्राउंड। देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो एक चीज का ये ध्यान रखना है कि भाई आपको डायग्राम बनाने अच्छे से। डायग्राम सही से बनाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनर वहीं खुश हो जाता है। तो देखो, यहाँ क्या दे रखा है ना, वो हम डायग्राम बना देते हैं पहले। यहाँ आपको दिया है लेडर सेट अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब एक लेडर जो है वो आपको एक वॉल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरीके से दे रखी है। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि सर ये एंगल जो है दिस इज बेसिकली 45 डिग्री। तो हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। ये 90 डिग्री यही से ऑब्वियस सी बात है, सीधा सीधा सा बना हुआ है। तो उसके बाद क्या बोला हुआ है, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। मतलब कि ये जो फुट है लेडर का, क्योंकि ए बी क्या है, यही तो लेडर है, इसको आपने पीछे की तरफ खींच दिया। तो लेट्स सपोज ये किसी पॉइंट ए डैश पर आ गया, है ना। अब अगर ये किसी पॉइंट ए डैश पर आ गया, तो अब देखो जैसे ही ये इस तरफ से आप नीचे की तरफ लोगे तो बी भी तो पॉइंट नीचे की तरफ करके आएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस से बी डैश पॉइंट पर आ गया होगा। अब इसने बोला हुआ है, इट स्टॉप स्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब उसने बोला हुआ है कि ये जो पहले था ना, उससे 3 मीटर नीचे आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है दिस इज बेसिकली 4 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड लेंथ ऑफ द लेडर। मतलब आपको ये फाइंड करना है जो फाइनल हाइट है, यानी बी डैश सी को आपको कैलकुलेट करना है। देखो, अब आप कैसे कर सकते हो ना, बड़े ध्यान से देखना कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, डायग्राम के भी मार्क्स होते हैं, आपने डायग्राम अच्छे से पेंसिल से बनाना है और लेवलिंग अच्छे से करनी है, जो जो दिया है वो सब कुछ शो कर देना। ठीक है, तो लेडर मैं कहूं ए डैश बी डैश या फिर कहूं ए बी, एक ही बात है, क्योंकि दोनों सेम ही तो चीज है, आपने इसी को तो यहाँ बनाया है। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, क्या देखो कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल हमारे पास हो सकता है बी ए सी। ये दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल बी ए सी। इस ट्राइंगल में क्या आप साइन 45 डिग्री का यूज कर सकते हो क्या। देखो, साइन 45 आप लगाओगे तो उससे क्या बनने वाला है, साइन 45 इज इक्वल टू बेसिकली बी सी अपॉन ए बी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इससे लेडर जो है वो भी मेरे पास आ जाएगा और ये वाला हाइट भी मेरे पास आ जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2। ये होता ही नहीं होता भाई। और यहां से आप देखो, ये जो बी सी लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ बी डैश सी को एच एज्यूम कर लेता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये H+3 है ना, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ए बी तो वैसा का वैसा ही रहने दो, हो सकता है। तो यहां से आप क्या कह दोगे कि सर ए बी इज बेसिकली इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ H+3। तो ये हमारे पास एक पहली इक्वेशन बन गई, जहां पर हमने ए बी बना दिया। अब देखो, ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, मैं बोला ना क्वेश्चन में इससे 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब इसी का यूज लेते हैं, पार्ट्स में सॉल्व करना भाई। अब देखिए, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, आप ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हैं। तो यहां से साइन ऑफ 30 लगा दो। जैसे ही आप साइन 30 डिग्री लगाओगे तो देखो कितना बनेगा, ये बी डैश सी तो बन ही रहा है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश। साइन 30 होता है 1/2, दिस इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन ए डैश बी डैश। अच्छा, बी डैश सी एक्चुअल में एच है, और मैं ऐसा कह दूं क्या, क्या आपको पता है ए बी बेसिकली इक्वल टू ए डैश बी डैश। अरे होगा कि नहीं होगा, इक्वली होगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ ऑफ लेडर ही तो है कि नहीं है, लेंथ ऑफ लेडर ही तो है ये। तो आप दोनों को सेम बना सकते हो। तो यहां से ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी डैश सी। अरे बात समझ में आ गई क्या। अब देखो, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से आप क्या कह दोगे, दैट ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। तो कैन आई से
that root 2 times of h plus 3 is equals to 2 times of, अच्छा b dash c को क्या लिख सकते हैं, b dash c को h लिख दे क्या, ये 2 times of h हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। देखो अब क्या कर सकते हैं, अब एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, क्या समझने वाली है, यहां से हम h को कैलकुलेट कर सकते हैं, करोगे कि नहीं करोगे। देखो रूट 2 टाइम्स ऑफ h प्लस 3 रूट 2, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 2h। तो यहां से देखो 3 रूट 2 इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, 2h माइनस रूट 2h। अरे हो गया। अब यहां से देखिए 3 टाइम्स ऑफ रूट 2 इक्वल्स टू, अगर हम h कॉमन लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 माइनस रूट 2। तो यहां से h क्या बनेगा, h इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 रूट 2 डिवाइड बाय 2 माइनस रूट 2। तो अब डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है, तो कैन आई रैशनलाइज इट, so let's multiply it with 2 plus root 2 upon 2 plus root 2. Okay, so you can see that denominator में एक formula बन रहा है, that is a plus b into a minus b, and that is equals to what, that is equals to a square minus b square. So we can use that formula here. So can I write it as 3 root 2 into 2 plus root 2, and this is divided by what, 4 minus 2. Okay, भाई 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 बनेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो इसको 3 रूट 2 लिखते हैं, अंदर से मैं यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लूँ, देखो रूट 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, दिस विल बी रूट 2 प्लस 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहीं पर ही हम इसको आगे और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू तो आ चुकी है, क्यों, क्योंकि h इज बेसिकली इक्वल्स टू 3 इंटू 2 into root 2 plus 1, and this is divided by 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, and h is equals to 3 root over 3 bracket root 2 plus 1. तो this is basically the final height of our ladder from the ground. जो h था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। Now we have to calculate the length of ladder, और हमें length of ladder पता है a dash b dash basically equals to what, we know that from second equation a dash b dash is equals to 2 times of h, and this is basically the length of ladder. So we can put the value of h here. तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, 3 into root 2 plus 1. So what we can say that length of ladder is equals to what, 6 into root 2 plus 1 centimeter. So these were the two question which examiner asked. तो यहाँ पर देखो आप सिंपली इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, पूरा प्रोसीजर है, जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो पूरे मार्क्स। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए आप ये नोट पे डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैक्सिमम बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिल सके, और सबके नोट पे मिल चुके हैं ताकि आप उनको अपने काम में ले सके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, चलिए नेक्स्ट आपको ये दे रखा है कि यहां आपसे बोला हुआ है द रेशियो ऑफ द 11th टर्म to 17th term of an AP is 3:4. Find the ratio of 5th term to 21st term of the same AP. Also find the ratio of the sum of first 5 terms to that of first 21 terms. So we are given that the ratio of 11th term and 17th term of an AP. So can I say that the T11 is basically equals to what? This is equals to A plus 10D. How did I write it? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना भाई, nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो आप यहां से वही लगाओ, T11 कितना हो जाएगा, a प्लस 10d. Similarly, can I write that T17 is equals to a plus 16d? So we have given the ratio of these two values. So T11 upon T17 is basically equals to what, 3/4. So can I write that a plus 10d upon a plus 16d is equals to what? This is equals to 3:4. तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा 3a plus 30 of d. दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा एक मिनट रुकिए, अच्छा इसको इधर मल्टीप्लाई करना है तो दिस विल बी 4, है ना, इसको आप 4 बनाओ, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4a plus 40d, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3a plus 48d। बस अब इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से a की वैल्यू इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ d. सो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड a इन टर्म्स ऑफ d। आगे बात समझ में, तो देखो a और d तो आपके पास आ ही चुके हैं,
भाई ए और डी का रेशियो आपके पास आ जाएगा। अब आप इसका यूज ले लो। यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, T5 अपॉन T21। तो T5 इज व्हाट, दिस इज A प्लस 4D एंड व्हाट इज, ये बन जाएगा A प्लस 20 टाइम्स ऑफ D। तो यहां से A को आप क्या लिख सकते हो, 8D प्लस 4D एंड अपॉन में कितना आ जाएगा, 8D प्लस 20 टाइम्स ऑफ D। तो कैन आई से दैट दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 12D अपॉन 28 टाइम्स ऑफ D। तो D से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3/7 आ जाएगा। इट मींस द रेशियो ऑफ T5 एंड T21 दिस इज इक्वल्स टू 3:7। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सम ऑफ 5 टर्म्स टू सम ऑफ 21 टर्म्स। तो सम ऑफ द Sn का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है ना n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यही तो सम का फॉर्मूला होता है, तो हम इसी का यूज लेते हैं। यानी कि S5 कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, 5/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 4 इंटू d एंड वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन a एंड d, तो हम उसको यहीं पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ 5/2 तो ये बनेगा, इसकी जगह हम कितना लिख देते हैं, a इंटू 8d। अच्छा, a की जगह हमने रख दिया ना, प्लस 4 इंटू d कर देते हैं। फिर कितना बनेगा देखो, 5/2 तो यही बन रहा है, ये कितना बन जाएगा 16d प्लस 4d। तो ये कितना बनेगा 20d। सो व्हाट विल बी इट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो ये बन रहा है 5/2 इंटू 20d, ये बन जाएगा 50d। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन को क्या निकालना है, S21। तो S21 इज इक्वल्स टू व्हाट, 21/2 2a प्लस 20 इंटू डी। तो यहाँ प्लेस कर देते हैं, देखो 21/2। अच्छा, यहाँ कितना बनेगा, 2 इंटू 8d प्लस 20d। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 21। अच्छा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 से, सॉरी। तो ये 8d बनेगा प्लस 10d बनेगा। अरे यही बनेगा क्या, बताइए, क्लियर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम इसको और सॉल्व करके क्या लिख देंगे, ये बन जाएगा 21 इंटू 18 टाइम्स ऑफ डी। तो बस अब इनका रेशियो लिख देते हैं, S5 अपॉन S21 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 50 टाइम्स ऑफ डी अपॉन 21 इंटू 18 डी। तो डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है देखो, यहाँ देखो इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, 5 इंटू 10 अपॉन 21 इंटू 18, यही बनेगा। ये 2 से 5 टाइम, 2 से 9 टाइम, तो ये 25 अपॉन कितना आएगा, 189 इज द आंसर। तो ये इनका रेशियो आ जाएगा, 25 रेशियो 189। तो हमने किया क्या है भाई, ए को डी के टर्म्स में लाना था और बस क्वेश्चन को खत्म कर देना था। आसान है, बहुत टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का बी पार्ट है। 250 logs are stacked in the following manner। अच्छा क्वेश्चन है ये। 22 logs in the bottom row, 21 in the next row, 20 in the next row। और किस तरीके से चल रहा है, in how many rows are the 250 logs placed। तो बस ये देखो एपी के सम का क्वेश्चन है, इसने ऐसे बोला हुआ है भाई, आपने क्या है 250 लॉग्स आपने रख रखे हैं। तो मतलब इसने बोला कि जो पहला लॉग है ऐसे रखा हुआ है, मान लो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज कर लेते हैं, जो नीचे से ऊपर जा रहा है हम उसको ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पर ये 22 लॉग्स रखे हुए हैं, फिर 21 रखे हुए हैं, फिर 20 रखे हुए हैं, और एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जा रहा है। इट मींस ये एपी का एक क्वेश्चन है जिसका अगर आप डी निकालोगे दैट इज 21 माइनस 22, तो दिस इज इक्वल टू -1, है ना। अब आपसे बोला हुआ है कितने रोज में 250 लॉग्स रखे हुए हैं, तो आपको वही कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखो Sn इज बेसिकली इक्वल टू 250, आपको सम दे रखा है ना, यही तो दे रखा है, 250 लॉग्स रखे हुए। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लिखना भाई, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू जी। तो हम इसी का यूज करेंगे, यहाँ लिख देते हैं। Sn कितना है, Sn बेसिकली है 250, यहाँ n/2 2 इंटू ए की जगह कितना आ जाएगा 22 प्लस n-1, और डी की जगह आ जाएगा -1। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या बनता है ये। चलो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना बनेगा भाई, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 500। सो दिस इज इक्वल्स टू n एंड दिस इज 44 प्लस n। अच्छा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर इसको लिख दो तो ज्यादा आसान रहेगा। तो ये कितना बनेगा, माइनस का n एंड दिस वन प्लस 1। तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 500 इज इक्वल्स टू 44n माइनस n स्क्वायर and plus n, so the equation will become 500 is equals to what, 45 of n
माइनस ऑफ एन स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये? दिस विल बी 45 ऑफ एन माइनस ऑफ एन स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एन स्क्वायर माइनस 45 ऑफ एन प्लस 500 इक्वल टू 0। तो देखो दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक तो एपी का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, दूसरा उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना दी। अब आपको इसको फैक्टराइज करना आना चाहिए। 500 के ऐसे फैक्टर्स देखो जिनका सम और डिफरेंस आपको यहाँ दिख जाए। तो सीधा सीधा 25 और 20 दिख रहा है मुझे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 25 ऑफ एन माइनस 20 ऑफ एन प्लस 500 जैसे इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एन कॉमन लोगे, एन माइनस का 25 माइनस 20 कॉमन लोगे, एन माइनस का 25 दिस इज इक्वल टू 0। तो एन माइनस 25 और n माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो 25 होगी और 20 होगी। अब वो हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। दो वैल्यूज आपके पास आ रही है जिनको हमें चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे? बड़े ध्यान से देखो भाई, यहां आप देखो भाई, अगर मैं चेक करता हूँ S20 से, है ना, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। अच्छा एक काम करो, इसको है ना आगे भी चेक मत करो, यहीं पर इसको रहने दो। हम एक काम करते हैं यहाँ पर, अब उसने ऐसा बोला है ना हमसे कि क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे? तो टॉप रो पे लॉग्स निकालते हैं अपन। जैसे मान लो अगर 20 रोज होती, तो T20 कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो T20 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? देखो a प्लस 19d भाई, 20 अगर रोज होती तो लास्ट वाली रो 20 तो है, तो उसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं वहां कितने लॉग्स आ रहे हैं। तो a की वैल्यू तो 22 है प्लस 19 और d की वैल्यू -1। तो ये कितना आ जाएगा? 22 माइनस 19 इज इक्वल टू 3। मतलब कि जो लास्ट वाली रो है ना, अगर 20 रो होती तो उसमें 3 लॉग्स होते। अब T25 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा? a प्लस 24 और d। तो यहाँ कितना बन रहा है? देखो 22 प्लस 24 इंटू -1। तो यहां से अगर आप आंसर निकालोगे तो आ रहा है -2। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। यानी सीधी सी बात ये होगी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज होगी, दोज नंबर ऑफ रोज आर बेसिकली इक्वल टू 20, और जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे, है ना, इन नंबर ऑफ लॉग जो होंगे इन 20th रो, है ना, 20th रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगे, है ना, वो कितने होंगे? नंबर ऑफ लॉग्स हो जाएंगे आपके पास 3। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, एंड में चेक करें तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो सिमिलैरिटी बेस्ड है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी, मतलब ये सब परपेंडिकुलर दे रखे हैं। फिर उसके बाद क्या दे रखा है? इफ ए पी इज इक्वल टू एक्स, क्यू बी इज इक्वल टू जेड एंड आर सी इक्वल टू वाई। ये सब के बारे में आपको दे रखा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पढ़ लेना। थक गया हूं मैं इतनी सारी चीजें पढ़ के। अब अपन इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पर? 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। तो एक काम करते, कैन आई से दैट ट्राइंगल, ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर कर देते हैं। ट्राइंगल ए क्यू बी इज बेसिकली सिमिलर टू ट्राइंगल ए आर क्यू। कैसे होगा? देखो इनमें ये एंगल कॉमन है, ये 90 भी 90 है, तो ये वाला भी कॉमन हो जाएगा, दोनों सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो यहां से हम क्या लगा सकते हैं? देखो कुछ ना कुछ तो लगा ही सकते हैं। क्या लगा देंगे? ऐसा लगा दे, देखो z अपॉन y, मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड लगा सकते हैं, z अपॉन y दिस इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस, ये लगा सकते हैं। ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, मतलब मैं इसको ऐसे लिख के रख देता हूँ, दैट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ये पहला रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। इसी तरीके से आपके पास क्या लगा सकते हैं आप? देखो ट्राइंगल सी क्यू बी दिख रहा है, ट्राइंगल सी क्यू बी इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल सी बी ए। ये सी बी ए के सिमिलर हो जाएगा। तो यहां से अगेन आप क्या लिख सकते हो? दैट क्यू बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू व्हाट? बी सी अपॉन ए सी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? z अपॉन एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट? b अपॉन a प्लस सी। लिख सकते हैं भाई, बोलो। लिखा जा सकता है, बड़ा आसान था। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई? तो अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे, देखो जादू हो जाए। z अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? a अपॉन a प्लस b अपॉन a प्लस बी। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा? देखो
z अपॉन वाई प्लस z अपॉन एक्स इज बेसिकली इक्वल टू, देखो ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ये वन बन जाएगा। और यहाँ से बेसिक सी बात है, क्या निकल करके आ जाएगा, यहाँ से निकल करके आ जाएगा z अपॉन वाई। आप क्या कर सकते हो, देखो z को कॉमन ले सकते हो, है ना, और z को कॉमन अगर आप ले लोगे तो ये कितना बनेगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज बेसिकली इक्वल टू वन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू भाई है, तो ये वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन जेड। आगे बात समझ में, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, बस यही तो निकालना था, तो हो गया तो सॉल्व, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते, क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर। देखो जब भी आपको ऐसे फिगर मिल जाए ना, आप ट्राइंगल को सीधे कर लो, हो सकता है टेढ़े में आपसे सॉल्व ना हो तो आप उसको सीधा बना लो, क्या जा रहा है हमारा, बना ही सकते हैं। देखो ये जो है ना, इस वाले ट्राइंगल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ठीक है, दे रखा है ए बी सी, ये आपके पास हो जाएगा डी। दूसरे ट्राइंगल को भी आप सीधा कर लो, बना सकते हो ना, इसको लिख दो पी, इसको लिख दो आर, इसको लिख दो क्यू और इसको लिख दो एस। लिखा जा सकता है कि अरे लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकता है, बता दो मुझे, लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है ना, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इन द गिवन फिगर सी डी आर एस आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इसमें पहले से बोला हुआ है, इतना अच्छा ही है कि इसने आपको गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है दैट ट्राइंगल ए बी सी इज बेसिकली सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कितना बढ़िया इंसान है जिसने भी क्वेश्चन बनाया। तो आपको प्रूव करना है एडीसी और पी एस आर भी सिमिलर होंगे। अब देखो मीडियंस है ना, तो अगर मीडियन से और सिमिलर ट्राइंगल के मीडियन से भाई, तो वहीं आधा काम हो गया अपना, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की मीडियन भी तो उनके साइड्स के रेशियो में होती है कि नहीं होती है। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं देखो एक सीधी सी बात तो आपसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ से एंगल एक इसके इक्वल होगा, एंगल पी के, भाई सिमिलर है तो हमें पता ही है एंगल एंगल पी के इक्वल होगा। और क्या होगा, देखो ए सी अपॉन पी आर इज बेसिकली इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। अरे है कि नहीं, है ना, ये तो इक्वल होगा ही, सही साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे। तो अब हमें जो प्रूव करना है ना, उससे हम ऐसा कर लेते हैं, क्या हम ऐसा लिखते हैं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए बी बाई टू अपॉन पी क्यू बाई टू, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, अच्छा ए बी बाई टू कितना होगा, ए डी, और पी क्यू बाई टू कितना होगा, पी एस, क्योंकि ये मीडियन ही तो है इनका, मीडियन है तो देखो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। और देखो इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है, तो क्या लग गया, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है और एक बीच वाला एंगल इक्वल है। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल पी एस आर। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, है ना। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो काम हो गया हमारा। कैसे होगा, सीधी सीधी सी बात है। देखो सेकंड प्रूव करने को बोला उसने, तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाई दिया। यहाँ से ए सी अपॉन पी आर का रेशियो बेसिकली इक्वल है ए डी अपॉन पी एस के। तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ए सी इंटू पी एस किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए डी इंटू पी आर। यही तो हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, तो हमने देखो ये सेकंड वाला भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया। तो आसान क्वेश्चन है भाई, इतने टफ है नहीं, आप करोगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 35, बड़ा अच्छा सा बच्चा लग रहा है मुझे, हो जाना चाहिए आसानी से सॉल्व। देखिए क्या दे रखा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, चलो एक बार इन चेंज करते हैं थोड़ी सी। यहाँ क्या दे रखा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, बढ़िया जोरदार सा सुंदर दिखना चाहिए, सेंटर बना दीजिए। यहाँ ऐसा बोला हुआ है 14 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी एक कॉर्ड है, कॉर्ड बना दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये 14 दे रखा है, ये भी 14 दे रखा है, रेडियस है ना। अब देखो ये 60 है, तो कितने बेहतरीन काम हो गई, ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। अब ये 60 दे दिया तो फिर ये इक्विलैटरल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये भी 60, ये भी 60, तो कॉर्ड की लेंथ भी हो जाएगी 14। तो यहाँ से मैं इस कॉर्ड को ए भी बना देता हूँ। अब इसका सोल्यूशन लिख देते हैं। आपसे पूछा है माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा और मेजर सेगमेंट का क्या। तो देखो माइनर सेगमेंट यही तो है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है उसी को सेगमेंट बोला जाता है। तो ये छोटा सा सेगमेंट है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, बड़ा वाला सेगमेंट होता है तो मेजर सेगमेंट बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखो ट्राइंगल ओ ए बी कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है,
और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया आपको पता होता है। अब इसका एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, √3/4 इंटू 14 का स्क्वायर। आप ये निकाल सकते हैं क्या भाई, आसानी से आ जाएगा, है ना। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना बनेगा, 7 7 49, तो ये बन रहा है 49√3, है ना। और 49√3, और आपको पता है √3 की जो लगभग वैल्यू हम ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं 1.73, है ना। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, देखो 49 इंटू 1.73, तो ये लगभग कितने इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 84 पॉइंट कितना हो जाएगा भैया, 77 लगभग हो जाएगा। ये इसका सेंटीमीटर, इसका एरिया है ये। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको हम निकालते हैं ना, θ/360 इंटू πr²। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 60/360 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 इंटू 14। तो ये तो इससे 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखो कितना बन रहा है, 308/3 बन रहा है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, है ना, फिर 0, 3 × 2 = 6, ये इतना आ रहा है, लगभग इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यूनिट्स का ध्यान रखना भाई, यूनिट्स बिल्कुल। तो यहां से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बेसिकली इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो देखो आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा 102.66, माइनस कितना आ जाएगा 84.77। तो आप इसको निकालेंगे, ये आएगा 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया भाई, माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब आपको मेजर का निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा भाई, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज बेसिकली इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, वो कितना है πr², उसमें से माइनस कर दो 17.89। भाई मेजर सेगमेंट का मतलब क्या है, यही तो पार्ट है ना ऊपर वाला, इस नीचे वाले को छोड़ के, तो इस पूरे सर्कल में से छोटे वाला पार्ट जो ये इसका एरिया माइनस कर दो। तो आप जैसे ही माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है ये देखो, 5 × 14 का स्क्वायर माइनस 17.89। तो ये कितना होगा, 22/7 इंटू कितना बनेगा, 14 × 14। तो ये 7 से तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस 17.89। आप इसको सॉल्व करो भाई, कितना बन रहा है, ये बन रहा है देखो 616 माइनस 17.89। आप निकालेंगे तो ये आएगा 598.11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा। आसान क्वेश्चन है, टफ है नहीं। चलिए अब अपन आते हैं केस स्टडी वाले पार्ट में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये मेरे हिसाब से क्या होता है ना, फोकट के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे बच्चे इनका आसानी से फायदा उठा लेते हैं, और सब अच्छे ही है भैया, तो आप भी फायदा उठाओ, ऑब्वियस सी बात है। इसमें जो ऊपर जो चीज दी हुई है वो आप पढ़े एक बार, देखो, द डिस्कस थ्रो इन एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट टू थ्रो अ डिस्कस। फेंका उसने, द एथलीट स्पिन एंटी क्लॉकवाइज अराउंड एन 1.5 times through a circle, then release the throw. When releases the discus travel around tangent to। अब देखो ये इस तरीके से उसने किया, तब उसने सर्कल के ऊपर क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि उसने यहाँ नीचे आपको कुछ बना करके दिया। इन द गिवन फिगर AB is one such tangent to circle of radius 75 centimeter. Point O is basically the center of the circle. एंगल ABO 30 डिग्री दे रखा है, और बोला हुआ है PQ is parallel to OA। तो आपको ये आंसर कर देना है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये तो 90 डिग्री होगा ही, सही ना, ये भी 90 होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना। तो हम इसका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। यही लिख देता हूँ मैं एक पार्ट का सोल्यूशन। तो ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ आपको एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी, कैसा, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ आप sin 30 तो लगा ही सकते हो, है ना। आपसे पूछा क्या है, sin 30 मत लगाओ, एक काम करो, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि किसकी लेंथ पूछी है, लेंथ पूछी है ए बी की। तो ए बी की लेंथ पूछी है, तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं, देखो यहाँ आप लगाओ सीधा सीधा। अगर हमने लगा दिया tan 30 डिग्री, तो काम हो जाएगा हमारा। tan 30 कितना हो जाएगा, ओ ए अपॉन ए बी हो जाएगा। अब आपको पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ओ ए की लेंथ कितनी है, 75, अपॉन है ए बी। तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू
75 रूट 3। तो ये हमारा काम हो गया, ए बी की वैल्यू आ गई। ओ बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ओ बी भी फाइंड कर लेते हैं। ओ बी को फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, देखो ओ बी में अब बी पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है तो अगेन ट्राइंगल ओ ए बी में अब हम साइन 30 लगा देते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ऑपोजिट साइड कितनी है ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस वो कितना होगा ओ बी। तो ये 1/2 ये हो जाएगा 75 अपॉन में ओ बी। तो यहां से आप अगर ओ बी निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखें, फिर बता रहा हूँ, यूनिट्स लिखते रहें। अच्छा नोट्स डाउनलोड कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, है ना, बार बार जो है आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा लिखना क्या। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है आपको निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, है ना, एपी निकालना है आपको, ये दे दे। तो एपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें सिमिलैरिटी का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब सीधी सी बात, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम इसको निकालें तो देखो ओ बी का लेंथ हमारे पास है ना, तो वी नो दैट ओ बी इज इक्वल टू 150। ये दे रखा ना, ये ओ बी, ध्यान से देखो, ये ओ बी जो है, पर आपको पता है ये भी तो रेडियस ही है, यहाँ से यहाँ तक तो 75 ही होगा, तो क्यू भी निकाल सकता हूँ। क्यू भी कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ क्यू, तो ये कितना होगा 150 माइनस 75, तो दिस इज इक्वल टू 75। यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी ना भाई, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब आपसे एक तो पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना, और एक आपसे पूछा है भी, तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं अपन, पहले ट्राइंगल, पहले एपी को फाइंड करते हैं। तो हम लेते हैं ट्राइंगल ओ ए बी, किसके सिमिलर है भाई, ट्राइंगल क्यू पी बी के ये सिमिलर है। तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, यहाँ से आप लगा सकते हो ना, देखो क्यू बी, देखो ये क्यू बी, भाई बड़ा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो अपन एक काम करते हैं, क्यू बी अपॉन ओ बी इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, टी बी अपॉन, क्या लगा दे इसमें, अपन लगा देते हैं, देखो पी बी बना देते हैं, इसको एक्स बना दे, तो पी बी अपॉन ए बी बना देते हैं। अब ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ए बी की लेंथ में पहले ही निकाल चुका हूँ, तो उसका थोड़ा सा यूज ले लेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए भाई, अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यूबिक की वैल्यू कितनी है भाई 75, ओबी की वैल्यू कितनी है 150। एक काम करते हैं, पीबी को हम थोड़ी देर के लिए एक्स अज्यूम कर लेते हैं, उससे हमारी थोड़ी आसानी हो जाएगी भाई, ये जो लेंथ है ना इसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो मैं इसको एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, और ए बी का लेंथ मेरे पास कितना है, ए बी का लेंथ है 75 रूट 3। आपको पता हो तो हमने अभी निकाला था, देखो ये ए बी का लेंथ। तो यहाँ से आप एक्स कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स कैलकुलेट करोगे तो देखो ये इससे कैंसिल करो, ये है ना, कैंसिल आउट करो इनको, तो कितना बन सकता है ये 25 से कैंसिल कर दो, और इसको भी कैंसिल कर दो। हाँ, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है देखो √3/2 इंटू 75, क्योंकि ये इससे दो बार कैंसिल हो जाएगा ना 75 से, तो ये अपने पास एक्स आ गया। अब आपके पास एक्स आ गया, अब आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है एपी का लेंथ कितना होगा। तो अगर एबी में से इस पीबी को माइनस कर दूं तो एपी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहां से अपन लिख देते भाई, है ना, यहाँ से अपन लिख देते कि जो बेसिक सी बात है, दैट एपी इज बेसिकली इक्वल्स टू ए बी माइनस का एक्स। तो ए बी कितना हो जाएगा 75 रूट 3, माइनस ये कितना है 75 रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो सॉल्व करोगे तो एपी भी कितना आ रहा है 75 √3/2 सेंटीमीटर में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं पीक्यू का लेंथ कितना हो। तो देखो पीक्यू तो आसानी से निकाल ही सकते हो ना, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल क्यू पी बी, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो इन ट्राइंगल क्यू पी बी, ट्राइंगल क्यूपीबी में आप क्या लगा सकते हो, यहाँ देखो ट्राइंगल क्यूपीबी में आप 1030 लगा दो, 1030 लगाओगे तो आपको ये निकलेगा, आप मतलब जैसे लगाना चाहो, साइन 30 भी लगा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, है ना। तो यहाँ से एक काम कर देते हैं अपन, 1030 लगा देते हैं। तो 1030 अगर आप निकालोगे तो देखो कितना बन रहा है, ये पी क्यू अपॉन एक्स बन रहा है ये, है ना। तो 1030 कितना हो जाएगा, 1030 इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू अपॉन में एक्स, और 1030 आपको पता है कितना होता है, 1030 होता है आपके पास √3, या है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/√3 होता है, सॉरी, तो ये 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पी क्यू हो जाएगा, और एक्स आपने अभी निकाला है,
√3/2 इंटू 75। आप sin 30 लगाकर भी कर सकते थे, है ना, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, sin 30 से जल्दी हो जाए। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो पी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो ये पहली केस स्टडी थी भाई, इस तरीके की आसान सी थी, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे इसके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। While designing the school yearbook, a teacher asked the student that the length and width of a particular photo is increased by x units each to double the area of the photo. The original photo is 18 centimeter long and 12 centimeter broad. मतलब ये देखो, उन्होंने फोटो को इंक्रीज कर दिया, तो अब ये x x से बढ़ गया। अब ये कह रहा है राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। अब मुझे बताओ, x यूनिट आपने किया, है ना, अब उसने ऐसा बोला है कि जो एरिया है ना वो पहले से कितना हो जाएगा, इसमें कहा है इसने स्टूडेंट इंक्रीज x यूनिट ईच डबल द एरिया ऑफ द फोटो। मतलब अब पहले आप एरिया निकालो भाई, तो यहां से देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे मान लेता हूँ, ए बी टी डी, इसको हम बोल देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, आप डायग्राम बनाना भाई, फिर सॉल्व करना है इसको। तो एरिया ऑफ फोटो वो कितना है, दिस इज इक्वल्स टू बी सी इंटू क्या लिख सकते हैं, सी डी। तो बी सी कितना है, 18 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने बोला है जब आपने इनको इंक्रीज कर दिया एक्स से, तो एरिया डबल हो गया। तो मतलब अगर आप इस सिचुएशन को शो करेंगे, देखो यहाँ से क्यू आर कितना है, क्यू आर इज बेसिकली इक्वल टू 18 प्लस एक्स। इसी तरीके से आप अगर पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। तो अब आप एरिया लिखो, तो यहां से देखो एरिया ऑफ पी क्यू आर डी इंक्रीज करने के बाद वो कितना होगा, 18 प्लस एक्स, है ना, और कितना होगा 12 प्लस एक्स, और दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू डबल द एरिया ऑफ प्रीवियस, तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो ये आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गई पहली वाली, जो आपने एल्जेब्रिक किया था वो आपने इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब यहां से ऐसे कह रहा है ये राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब इसका सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, तो 18 इंटू 12 तो कितना होता है 216, प्लस ये बनेगा 18x प्लस 12x प्लस का एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना बन रहा है भाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो चलो मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि माइनस कर दे, तो ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x, दिस इज इक्वल्स टू 216। आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर लगा दो, है ना। तो ये सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। अभी कह रहा है व्हाट शुड बी द न्यू डिमेंशन ऑफ द एनलार्ज फोटो, नई डिमेंशन क्या होगी, तो आप एक्स निकाल लो। तो जब आप एक्स निकालोगे तो देखो इसको फैक्टराइज करना है थर्ड पार्ट में, तो हम इसको फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो भाई, 216 और 30 में लेकर के आओ, तो मेरे हिसाब से देखो 6 का क्यूब 216 होता है, तो अपन इसको 36, है ना, x माइनस 6 कर सकते हैं, उससे बन जाएगा ये। तो यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे तो कितना बनेगा, ये x प्लस 36 बनेगा कि नहीं बनेगा, माइनस का 6 कॉमन लोगे तो x यहाँ से प्लस का 36 बनेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और कितना बन रहा है x प्लस 36, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या चीज निकल करके आ रही है कि एक तो x माइनस 6 0, और क्या हो सकता है x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो ये केस तो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू माइनस में आएगी, इस केस को कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो यहाँ से जो एनलार्ज फोटो के जो डायमेंशंस थे वो नए डायमेंशन क्या आएंगे भाई, एक डायमेंशन तो था आपके पास 18 प्लस एक्स, है ना, तो 18 प्लस एक्स एक डायमेंशन था, तो वो कितना हो जाएगा 18 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 24, और एक था 12 प्लस एक्स, तो वो कितना हो जाएगा 12 प्लस 6, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये बनेगा 18। तो दो डायमेंशन आपके पास आ रहे हैं, आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि क्या कोई भी इसकी रैशनल वैल्यू पॉसिबल है क्या, देखो मतलब ये इसने बोला ना यहाँ पर, कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक द न्यू एरिया इज इक्वल टू 220, मतलब नया एरिया इसके इक्वल आ सकता है कि अगर आप एक्स की कोई वैल्यू रखो तो मतलब सिंपल सी बात ये, जो उसने और वाला पार्ट है उसमें ऐसा बोला हुआ है कि अगर आप एक्स ले लो भाई, एक्स से आपने इंक्रीज कर दिया, तो जो नया एरिया है क्या वो 220 के इक्वल हो सकता है क्या। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको हम बनाते हैं, ये तो इक्वेशन हमने पहले ही बना दी थी, ये इतनी आ रही थी,
और दिस इज इक्वल टू 220। तो ये कितना बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 30x, है ना, और दिस इज इक्वल टू 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखो, इसको चेक करो क्या ये रैशनल वैल्यू ला रहा है क्या। यहां से जैसे आप x निकालोगे तो कितना आएगा देखो, क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, यही होता है। तो यहां से x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा देखो, माइनस का 30 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस का 4, एक ही जगह 1, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2 इंटू 1। आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 30 प्लस माइनस, आप इसको सॉल्व करें, 30 का स्क्वायर माइनस ये कितना बनेगा देखो, 900 प्लस 16 अपॉन में 2 इंटू 1। तो कितना आ रहा है, आप इसको सॉल्व करें, माइनस का 30 प्लस माइनस अंडर रूट 916 डिवाइड बाई 2। तो क्या ये कभी रैशनल हो सकता है, ये ऑलवेज इररेशनल। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, नो रैशनल वैल्यू इज पॉसिबल। ठीक है, नो रैशनल वैल्यू इज पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन भाई, इसमें नो रैशनल वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान था, इसमें क्या दे रखा है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व द सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल फॉर एवरी ईयर इन द डिफरेंट सब डिवीजन ऑफ आवर कंट्री। तो आपको बताना है भाई, ये रेनफॉल के सब डिवीजन दे रखे हैं, 200 से 400 में 4 डिवीजन में होती है, इस तरीके से आपको दे रखा है। मॉडल क्लास के बारे में पूछा है तो सीधी सी बात है, मॉडल क्लास कहाँ पर आएगी, जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। ये तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है ना, देखो 4 यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो जो मॉडल क्लास आएगी वो तो आप डायरेक्टली लिख देना, जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 600 से 800 में आ जाएगा। अब आपसे पूछा है मीडियन, तो मीडियन निकालना है तो देखो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, जो कि मैं यही निकाल रहा हूँ। तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 6, ये 13 हो जाएगा, ये 17। इसको आप आराम से कॉपी में ढंग से बना करके इसको सॉल्व करिएगा भाई, पेपर में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स मिलते हैं इन सब चीजों के। तो ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। अब आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए देखो क्या फॉर्मूला होता है, मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ बेस को, है ना। मीडियन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है ना। तो हमें सबसे पहले तो मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मुझे पता है देखो एन क्या है, एन बेसिकली इनका सम होता है, तो आप वो निकालोगे तो वो 24 आएगा। तो यहां से आप एन निकालो तो वो आ रहा है 24। तो एन बाई टू आप अगर निकालोगे तो दैट इज 12। तो आपको क्या करना है, अब 12 आपके पास आ गया है, तो 12, तो 12 से जस्ट बड़ा अब आपको ये देखना है कि सी एफ कौन सा होगा। तो 12 से जस्ट बड़ा सी एफ आपको ये दिख रहा है 13। तो यही वाली क्लास जो होती है वो आपकी मीडियन क्लास होगी, है ना। क्या बोला मैंने, एन बाई टू से जस्ट बड़ा सी एफ देखो, तो एन बाई टू से जस्ट बड़ा सी एफ 13 है। तो मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी, मॉडल क्लास भी यही है और मीडियन क्लास भी यही है, तो कितनी हो जाएगी 600 से 800। तो जो एल होती है वो इसकी लोअर लिमिट होगी, मीडियम क्लास की वो हो जाएगी 600। एन बाई टू आपने निकाल ही लिया, है ना। फ्रीक्वेंसी, इसी इसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, है ना। एच आप निकालोगे क्लास इंटरवल, जो कि कितना आ जाएगा 200, भाई 600 से 800 में क्लास इंटरवल होता है तो वो 200 आ जाएगा। और यहां से अगर आप सी एफ निकालोगे तो सी एफ जो होगा वो जस्ट इसके ऊपर वाला लेते, तो वो कितना होगा, जो हमारी मीडियन क्लास होती है ना उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ, तो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो जो मीडियन होगा, दैट मीडियन इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, है ना। मीडियन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से देख लो आप, एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन एच, तो एल की वैल्यू रखो, एल है 600, एन बाई टू कितना हो जाएगा 12, माइनस सी एफ कितना होगा 6, एफ की वैल्यू कितनी है एफ 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 200, क्लास इंटरवल इतना है। तो आप इसको ब्रैकेट में सजा दें, सजी हुई चीजें ज्यादा बेहतर लगती है। तो ये 600 प्लस देखो ये कितना बनेगा, 6 6 दूनी 12, तो ये 1200 बनेगा, 1200 अपॉन 7। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 600 प्लस 171.42। तो जो मीडियन आएगी वो आ जाएगी 771.42, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सॉल्व करना। नेक्स्ट बोला है मीन रेनफॉल, अब मीन निकालना पड़ेगा आपको। तो मीन निकालने के लिए चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेनफॉल, है ना। तो अब एक काम करते हैं, देखो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ ना,
यहाँ जो रेनफॉल और ये लिखा हुआ है ना, इसके लिए मैं करस्पॉन्डिंग एक्स और सब डिवीजन निकाल लेता हूँ। तो रेनफॉल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कितना है रेनफॉल, आप देख लो। 200 से 400, 400 से 600, 600 टू 800, 800 टू 1000। यहाँ कितना आएगा देखो, 1000 टू 1200, 1200 टू 1400, 1400 टू 1600, और 1600 टू 1800। अब यहाँ हम x निकाल लेते हैं। तो x निकालेंगे तो हम इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 200 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो एक्चुअल में इनको ऐड करके निकालेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 300। फिर 400 600 कितना होता है 1000, तो ये हो जाएगा 500। अब इसी तरीके से कितना बनेगा 700, ये कितना बनेगा देखो 900, ये कितना बनेगा भाई 1100। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर कितना बनेगा 1300, फिर कितना बनेगा 1500, और ये कितना बनेगा 1700। आप चाहें तो एक निकाल करके सब में 200 200 प्लस कर। यहाँ पर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ सब डिविजन कितनी दे रखी है, 2 है, 4 है, 7 है, फिर उसके बाद कितनी है 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 1। अब आप यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स आप निकालेंगे इनके मल्टीप्लीकेशन से। तो कितना होगा देखो 200 इंटू, सॉरी 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा 2000। फिर ये कितना बनेगा 4900, ये बनेगा 3600, ये कितना बनेगा 2200। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा देखो 3900, इसको भी मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 1500 या 1700, 1700। तो अब मीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही, मीन कितना होता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। यहाँ देखो एफ एक्स का समीशन यानी आप इनका सम कर दो, तो कितना बन रहा है 20400। एफ का सम करोगे तो हमने निकाला ही था 24 था, तो बस यहाँ प्लेस कर दो। तो मीन समीशन एफ एक्स कितना हो जाएगा 20400 अपॉन में 24। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे, दिस इज इक्वल्स टू 850। तो ये आपका मीन आ गया। तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है भाई, तब जाकर के मार्क्स। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है लास्ट, इसका क्या है, इफ सब डिविजन हैविंग एटलीस्ट 1000 rainfall during monsoon season is considered good rainfall subdivision, then the how many subdivision है good rainfall, मतलब कि 1000 तो होना ही चाहिए, तब जाकर के आपको अच्छा रेनफॉल मिलेगा। तो देखो 800 से 1000 में हम 1000 को इंक्लूड नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर 1000 हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 1000 यहाँ पर भी है तो हम इसको यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो देखो कितना है 1000 से 1200, ये 2, ये 3, 1 1। तो टोटल कितने सब डिविजन आ रहे हैं भाई, जहां पर 1000 या उससे ज्यादा रेनफॉल है, तो यहाँ 1000 या उससे ज्यादा वाले सब डिविजन यही है। इनको ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल कितने आ रहे हैं भाई, टोटल 7 सब डिविजन से जहाँ पर अच्छा रेनफॉल। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर का सोल्यूशन हो चुका है भाई, जिसमें सेक्शन ए बी सी डी की हमने सारे सेक्शन जो है ले लिए। पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करें, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, है ना। और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका आपको जेई से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा। हमने भी क्लास 10 का किया है, अब हम मेंस को लेकर भी एक सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड गुड लक, बाय बाय।